हेलो स्टूडेंट। आज इस ऑनलाइन क्लास में अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसे हम देखेंगे। जैसा कि पीछे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, उन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर हम आज पढ़ाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, इन स्रोतों के अंतर्गत हमें जो देखना है, स्रोत का अर्थ क्या होता है। स्रोत का अर्थ यही होता है कि किसी भी विषय के संदर्भ में उसका उदय कहाँ हुआ था, किस तरीके से उसका उदय हुआ था, कहाँ से उदय हुआ था, इन्हीं के संदर्भ में हमें पढ़ना है। और किन चीज़ों से यह अंतर्राष्ट्रीय विधि बना है, कोई भी विषय बनी है, वही सारी चीज़ें स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत को यदि देखा जाए तो इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक स्रोत तथा सारवान स्रोत, यानी कि फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। औपचारिक तथा सारवान स्रोत के आधार पर हम इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सारवान स्रोतों का अर्थ यह है कि वैसे सामग्री से है जिससे विधि का निर्माण होता है, इसी से विधि की विषय वस्तु बनती है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में भी उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किन चीज़ों से होता है, जिससे कि हम उनके विषय वस्तु को जान सकते हैं। औपचारिक स्रोत, दूसरे चरण में औपचारिक स्रोत, पहला है सारवान स्रोत। तो औपचारिक स्रोत के अंतर्गत विधिक या प्रत्यक्ष स्रोत उन कृत्यों तथा तथ्यों से बनते हैं जिसके द्वारा इस विषय वस्तु को विधिक बाध्यता एवं बंधनकारी बल दिया जाता है। औपचारिक स्रोत के अंतर्गत बल की बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि किस आधार पर मानी जाती है, उसमें बल क्या है, क्यों मानी जाती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के तत्वों को क्यों मानता है। दोनों सारवान तथा औपचारिक दोनों में जो अंतर की विषय वस्तु है, जो विधि के विषय वस्तु को प्रेरित करता है तथा जो उस वस्तु को जो विषय वस्तु के विधि के समान बंधनकारी प्रकृति देता है, के मध्य है। दोनों में अंतर यही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित भी किया जा सकता है। ये जो स्रोत हैं, जिन श्रेणियों में बांटा गया है, ये 6 स्रोतों के अंतर्गत है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पहला है, अर्थात इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय वर्तमान में यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भी एक प्रकार का बहुपक्षीय संधि ही है। ऐसे बहुपक्षीय संधियों में जो पक्षकार एक जो होता है, जो महत्वपूर्ण पक्षकार होता है, मुख्य पक्षकार होता है, वह है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसके तत्वाधान में कोई भी बहुपक्षीय संधि होती है उसे हम अभिसमय कहेंगे। जैसे जेनोसाइड कन्वेंशन, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, ये सारी चीजें बहुपक्षीय संधियों का ही एक प्रकार है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में होती हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक देश दूसरे देश के साथ जिन बिंदुओं के आधार पर अपनी शर्तों को मानता है, उन्हीं को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अंतर्गत स्रोत के रूप में, दूसरे स्रोत के रूप में माना गया है। तीसरा है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, यहाँ पर सभ्य राष्ट्रों का अर्थ यह है कि ऐसे राष्ट्र जहाँ पर लोकतांत्रिक आधार पर चुनी गई सरकार है, उन्हीं को यहाँ पर सभ्य राष्ट्र के श्रेणी में रखा गया है। या इस तरीके से भी समझा जा सकता है, यदि लोकतांत्रिक रूप से नहीं चुनी गई सरकार हो तो वहाँ के जनता के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो सरकार है, अधिकतम लोगों के द्वारा जो स्वीकृत जो सरकार है, उसी को यहाँ पर सभ्य राष्ट्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि हम यहाँ पर लोकतांत्रिक आधार पर देखें
तो अधिकतम जो विश्व के देश हैं वो लोकतांत्रिक आधार पर देश हैं, कुछ ही ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक आधार पर नहीं है। चौथा है न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल्स और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय। कई बार ऐसा भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं उसके निर्णयों को भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायालय के निर्णय तथा न्यायाधिकारियों के निर्णय। पांचवा है न्याय शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं, ज्यूरिस्टिक वर्क्स। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विद्वान हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में अनेक लेख लिखते रहते हैं, साथ ही अनेक जर्नल्स में, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित भी होते रहते हैं। ये जो विधि शास्त्रियों के, भाष्यकारों के जो रचनाएं हैं, ये अपने शोध या अपने अनुभवों के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसा लिखते रहते हैं जिनको कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। छठवां है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। जैसा कि इससे पहले के पाठ में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है सिर्फ और सिर्फ देश ही नहीं है, बल्कि उसके साथ ही जो व्यक्ति हैं तथा गैर राज्य इकाइयां हैं वे भी हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जिन जिन इकाइयों को जो भी अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं वे सारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय माने गए हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, अर्थात एक तो इससे पहले जो कहा गया था वो ये था कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रों को भी माना गया है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, अर्थात इससे भी पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषय हैं वह सिर्फ और सिर्फ देश ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनेक अंग हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में जो छठवां बिंदु है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय में क्या हो सकता है, जैसे WHO का कोई निर्णय हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय, या ILO का निर्णय। ऐसे निर्णय, अंगों के निर्णय जो कि अनेक देश मानने के लिए, उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो, ऐसे निर्णयों को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो स्रोत हैं ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य स्रोत के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया है। इनमें जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय जो हैं, इनका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है। जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया है, सभ्य राष्ट्रों के द्वारा तथा ऐसी गैर राज्य इकाइयां, उनके निर्णयों को भी या तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। जब स्वीकार उन्हें किया गया है तो स्वाभाविक सी बात है उनके निर्णयों को भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तीसरे स्रोत के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो तीसरे स्रोत का उल्लेख न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि, स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अनुच्छेद 38 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में 4 स्रोतों का वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में वर्णन किया गया है, जो कि 4 स्रोतों का वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिनमें सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियां सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिनमें सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियां शामिल हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। तीसरा, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि, सामान्य नियम। चौथा, न्यायिक निर्णय तथा उच्च योग्यता प्राप्त न्याय शक्तियां तथा भाष्यकारों की कृतियां। अर्थात इस तरीके से यदि देखा जाए तो स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38 में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन है, वे 4 प्रकार के स्रोतों का वहां पर वर्णन किया गया है।
उसी तरीके से यदि हम देखें तो इनको अलग इस तरीके से भी हम विचारित कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में जिसे हम जान सकते हैं या तो हम स्वीकार भी करते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंटरनेशनल कन्वेंशन, अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में जो भी बहुपक्षीय संधि होती हैं उन्हें हम कन्वेंशन कहेंगे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कहेंगे। तो इन्हीं अभिसमयों के द्वारा जो एक संधि का बल या तो विधि का बल प्रदान या तो प्राप्त होता है, उनको भी हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक युग में जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने विकसित रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो यह विकास है वह विकसित रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जिनमें सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी शामिल हैं का अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में सर्वप्रथम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को स्रोतों के रूप में पहले स्थान पर रखा गया है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय विधि विवादों के बारे में निर्णय देगा, उससे संबंधित मामले में अंतर्राष्ट्रीय विधि जानने के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेगा। अर्थात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब भी कोई निर्णय देगा तो यहाँ पर एक बात जो कही गई है, विवादों का जब निर्णय लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, तब उसमें संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि जानने के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेगा। अर्थात जब भी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष कोई भी विवादित विषय वस्तु लाई जाती है तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय का आधार होगा वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेगा। जिन भी विवादित देश हैं उनके मध्य कोई संधि है या वहां नहीं है तो किसी अन्य देश में भी वैसी संधियां हैं जो उसी के समकक्ष हो, उसी विषयों के समकक्ष हो, उनको सबसे पहले देखा जाएगा। वियना अभिसमय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे करार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। वियना अभिसमय भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विषय में ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे करार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। वियना अभिसमय में भी संधियों के संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट इस तरीके से किया गया है कि दो या दो से अधिक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में जब संधि या तो संबंध स्थापित करते हैं उन्हीं को यहाँ पर कहा गया है कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। परंतु यह परिभाषा संकीर्ण है तथा उचित नहीं प्रतीत होता है क्योंकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी संधियां करते हैं। ये जो बातें ऊपर बताई गई थी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह संधियों के अंतर्गत है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ राज्य और राज्य के मध्य ही संधियां नहीं होती हैं बल्कि राज्य तथा गैर राज्य इकाइयों के मध्य भी संधियां होती हैं जो कि उतनी ही बंधनकारी हैं जितनी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संधियां करते वक्त बंधनकारी मानी जाती हैं। प्रोफेसर स्वर्जन वर्जर ने उचित ही संधियों के संदर्भ में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के मध्य संधियां ऐसे करार हैं, संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के मध्य ऐसे करार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करते हैं। स्वर्जन वर्जर ने यह कहा है कि संधियां क्या है? संधियां ऐसे करार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करती हैं। संधियां बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करने के संबंध में कही जाती हैं। अर्थात स्वर्जन वर्जर का ऐसा कहना है कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि में बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करती हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि की सबसे व्यापक परिभाषा मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत स्वर्जन वर्जर का जो यह परिभाषा है उसे माना गया है। वियना अभिसमय में जानबूझकर एक संकीर्ण परिभाषा अपनाई गई है। यह बात वियना अभिसमय का अनुच्छेद 3 में स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार इस तथ्य से कि वर्तमान अभिसमय राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य विषयों का या ऐसे करार जो
लिखित रूप में नहीं है से निम्नलिखित विपरीत रूप में से प्रभावित नहीं हो। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ऐसे करार का विधिक बल, दूसरा ऐसे कुछ नियमों का लागू होना जो इस अभिसमय में उल्लिखित है, अभिसमय से स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के रूप में लागू होना, तथा राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय करारों के अंतर्गत पारस्परिक संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य विषय के साथ संबंध जो उक्त करारों के अंतर्गत पक्षकार हैं। संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना गया है। जैसा इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भी एक प्रकार की संधि ही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां यहाँ पर दो प्रकार की चिन्हित की गई हैं: लॉ मेकिंग ट्रीटीज, विधि निर्माण करने वाली संधियां, तथा संविदा संधियां, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। विधि निर्माण करने वाली संधियां कौन सी? विधि निर्माण करने वाली संधि के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में माने गए हैं। विधि निर्माण करने वाली अर्थात विधि का निर्माण भी आखिर होता है तो संधियों के द्वारा ही होता है, तो विधि निर्माण करने वाली संधियों का जो एक प्रकार है उसके संदर्भ में यहाँ पर बात करता है कि विधि निर्माण करने वाली संधि के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में माने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण करने वाली विधियों का विकास 16वीं शताब्दी के मध्य से बहुत ही तीव्र गति से हुआ। इसके पीछे कारण यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों में प्रथा अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थी। प्रथाओं को यहाँ पर बदलती हुई परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया गया है। परिस्थितियां बदलने लगी थी जिसके कारण से प्रथाओं को अनुपयुक्त माना गया। अतः राज्यों ने समझा कि वे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को संधियों द्वारा नियंत्रित करेंगे, विधि निर्माण करने वाली संधियों के रूप में। अर्थात यहाँ पर जैसे ही प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों ने छोड़ा तो उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विधि निर्माण करने वाली संधियां हैं उनको स्वीकार कर लिया। उनके आधार पर उन लोगों ने यह समझा कि हमारे जो भी संबंध होंगे इससे नियंत्रित होंगे। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में जो विधि निर्माण करने वाली संधियां हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वह संधियां जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं। पहला जो विधि निर्माण करने वाली संधियों के अंतर्गत जो है वह संधियां जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की संधियों के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर को हम मान सकते हैं। वह संधियां जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं। ऐसी संधियां जो सार्वभौमिक रूप से विश्व के अनेक देशों के द्वारा मानी जाती हैं, उनके अंतर्गत यदि देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वह जो चार्टर है प्रत्येक वह देश जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य राष्ट्र है उसको मानने के लिए अपनी सहमति देता है। इसलिए इसे सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण करने वाले संधियों के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा है समान सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां। अनेक अन्य भी संधियां हैं जो सामान्य नियम का सिद्धांत उत्पन्न करती हैं। ये संधियां बड़ी संख्या में राज्यों द्वारा करार हैं। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पर सार्वभौमिक संधियों को अनेक देशों के मध्य अर्थात जो बहुपक्षीय संधियां हैं उन्हीं के तरीके का जो संधि है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि को कहा गया है। अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में जो कन्वेंशन होते हैं वे बहुपक्षीय संधियों के एक प्रकार हैं। दूसरे क्रम में समान सिद्धांतों का निर्माण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियां। ये संधियां जो भी हैं ये प्रायः एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ हमेशा किसी भी विषय को लेकर संधि करता है। तो वे जो भी संधियां हैं दोनों देश आपस में समझौता करते हैं और उन सारे शर्तों को मानने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के समान नियमों को निर्माण करते हैं। वेस्टफैलिया के संधि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वर्तमान के उदाहरण नहीं है, पहले के जो उदाहरण है जो इतिहास में भी दर्ज हैं उन्हीं को यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा गया है। वेस्टफैलिया की संधि अर्थात 1948 में या 1899 तथा 1907 के हेग अभिसमय वर्सलीज की संधि 1919 का है। उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 1945 का, संधियों की विधि पर वियना अभिसमय 1958,
तथा 1960 में जिनेवा की समुद्र विधि से संबंधित संधियां इस प्रकार के संधियों के उदाहरण हैं। जिस तरह से यहाँ पर विधि निर्माण करने वाले संधियों के अंतर्गत पहला दो जो उसमें प्रकार बताए गए हैं, उसमें पहला है वह संधियां जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं, अर्थात ऐसे संधि निर्माण करने वाली ऐसे संधियों का निर्माण करने वाली जो जिसके अंतर्गत अनेक देश उसके पक्षकार होंगे। तो उसके पक्षकार किस तरीके के संधियों में होंगे? ऐसे संधियों में जो कि सार्वभौमिक हो। वह सार्वभौमिक जो संधि है वह कौन सा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर। उसी प्रकार से सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ को हम छोड़ नहीं सकते। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनेक जो इकाइयां हैं उनके अंतर्गत भी अनेक संधियां जो बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय भी हो सकती हैं, उनको भी हम यहाँ पर सामान्य सिद्धांत निर्माण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत हम गिन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। आधुनिक युग में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो विधि निर्माण करने, अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक युग में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के रूप में, अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि संधियों के रूप में ही है। विधि निर्माण करने वाले संधियां वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वही कार्य संपादित करती हैं जो विधायनी राज्य के क्षेत्र में करती हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से राज्य विधि के अंतर्गत विधायनी शक्ति की भूमिका होती है, वही अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में संधियों का स्थान, संधियों का भूमिका है। दोनों को बराबर माना गया है। जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि में विधायनी शक्ति, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विधि निर्माण करने वाले संधियां ही एक ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विधि निर्माण करने वाली संधियां एक ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है तथा इस प्रकार राज्यों के मध्य विधि के शासन को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। दूसरे, यहां पर यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत ही जो विधि निर्माण करने वाली संधियां हैं, दूसरे प्रकार में संविदा संधियां ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ले सकते हैं। विधि निर्माण करने वाली संधियों के विपरीत संविदा संधियां दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होती हैं तथा उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं। द्विपक्षीय संधियां स्वाभाविक सी बात है, दो राष्ट्रों के मध्य ही लागू होंगी। तीसरे पक्षकार जो उसका पक्षकार नहीं है उसके साथ उसके जो भी शर्त हैं वे लागू नहीं होंगे। इन संधियों के प्रावधान संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी रूप से लागू होते हैं, अर्थात जो भी वैसे संविदा निर्माण करने वाले संधियों के जो पक्षकार होंगे उन पर बंधनकारी रूप से लागू होंगे। इस प्रकार की संधियां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। इस प्रकार के संधियों को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण करने वाले स्रोतों में गिना गया है तथा उनके द्वारा प्रथा संबंधी नियमों का भी विकास होता है अथवा वह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिणत हो जाती है। उदाहरण के लिए राज्य के मध्य वाणिज्य दूतों के संबंध में राज्यों के मध्य द्विपक्षीय संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिणत हो गई हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो संविदा निर्माण करने वाले संधियों को यहाँ पर कहा गया है, इस तरीके से समझा जा सकता है। राज्यों के मध्य, जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य वाणिज्य दूतों के संबंध में जो भी संविदात्मक ट्रीटीज, संविदात्मक संधियां जो होती हैं दूतों के संबंध में, द्विपक्षीय संधियां जो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में अभी परिणत हो गई हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा बाद में 1963 में के अभिसमय में इन्हें स्वीकार भी कर लिया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 1963 में जो कन्वेंशन हुआ उसमें इसे स्वीकार भी कर लिया गया है।
इस प्रकार स्पेन तथा संयुक्त राज्य के मध्य 1658 की संधि द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र जहाज स्वतंत्र सामान का नियम सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का अंतर्राष्ट्रीय विधि बन गया। एक यहाँ पर उदाहरण, स्पेन तथा संयुक्त राज्य के मध्य जो 1958 में जो संधि की गई थी, वह संधि का जो विषय था उसको जो नाम दिया गया है स्वतंत्र जहाज तथा स्वतंत्र सामान। यह जो दो देशों के मध्य स्पेन तथा संयुक्त राज्य के मध्य जो संधि हुई थी उसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। उसी तरीके से यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पहला स्रोत है। दूसरा स्रोत जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या है? सदियों से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत मानी जाती रही हैं। केवल आधुनिक युग में ही अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा विधि का संधियों का विकास होने के कारण उसका महत्व कम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत के रूप में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को लिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत सदियों से प्रथाओं को माना जाता रहा है। केवल आधुनिक युग में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि या तो चहुमुखी विकास हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि का, इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं को उतनी तरजीह नहीं दी जाती है जितनी कि संधियों को दी जाती है। इसका महत्व कम हो गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का महत्व अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास होने के कारण संधियों को वहां उस स्थान पर रखा जाने के कारण उनका महत्व कम हो गया है। परंतु आज भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को गिना ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियम वे नियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियम कौन से हैं? यहाँ पर कह रहा है कि लंबी ऐतिहासिक विकास के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है। प्रथा का अर्थ क्या है इसे हम पहले जानेंगे। प्रथा का अर्थ जानने के लिए जो चलन है, यूसेज है, यूसेज क्या है, चलन क्या है, उसे जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। वास्तव में चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति, प्रथा की प्रारंभिक स्थिति चलन है, यूसेज है। चलन से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों से, इसे समझना बहुत जरूरी है। चलन क्या है? चलन से, चलन का अर्थ यह है कि वैसे व्यवहारों से है जो राज्य अधिकतर दोहराया करते हैं। अर्थात स्वाभाविक रूप से एक राज्य के द्वारा किसी भी ऐसे व्यवहार को जो दोहराया जाता है तो उसे हम चलन के रूप में स्वीकार करते हैं। और यह भी कहा गया कि जहां चलन समाप्त होता है वहां प्रथा प्रारंभ होती है। जहां चलन समाप्त होता है, यूसेज समाप्त होता है, वहां से प्रथा शुरू हो जाती है। चलन एक अंतर्राष्ट्रीय आदत कहा जाए। इसे जिस तरीके से ऊपर हमने बताया कि चलन प्रारंभिक स्थिति है किसी भी प्रथा की, व्यवहारिक प्रारंभिक स्थिति है। चलन एक अंतर्राष्ट्रीय आदत कही जा सकती है जिसे पूर्ण रूप से विधि भी नहीं माना गया है। चलन आपस में विरोधी भी हो सकती है, चलन आपस में विरोधी भी हो सकती है। प्रथा का जो पूर्व रूप है चलन, वह आपस में विरोधी भी हो सकती है। एक देश के साथ जो चलन है, एक देश का जो चलन है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे देश के चलन के साथ भी मैच खाए, मिलान हो उसका, उसके समकक्ष हो। परंतु प्रथा सदैव संगत होती है, अर्थात यह जो संगतता है उस देश के सामाजिक परिवेश को लेकर है। इसी कारण से स्वाभाविक सी बात है, एक देश की सामाजिक परिस्थिति या तो परिवेश दूसरे देश के सामाजिक परिवेश और परिस्थिति से एकदम भिन्न हो सकती है, होते भी है। जब राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ परिस्थितियों में सदैव एक प्रकार का व्यवहार करते हैं तो यह आशा की जाती है कि वे ऐसी ही परिस्थितियों में भविष्य में भी उसी प्रकार का आचरण करेंगे। जब राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ परिस्थितियों में सदैव एक प्रकार का व्यवहार करते हैं,
राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाता है तो कुछ परिस्थितियों में सदैव एक प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। उस देश की यदि हम देखें तो कुछ चलन होते हैं, उसी को यहाँ पर कह रहा है एक प्रकार का व्यवहार करने के संदर्भ में कहा गया है। तो यह आशा की जाती है कि ऐसी ही परिस्थितियों में भविष्य में भी उसी प्रकार का आचरण करेंगे, अर्थात कुछ परिस्थितियों में एक देश दूसरे देश के साथ जब समव्यवहार करते हैं तो एक प्रकार का आचरण रखते हैं, समान आचरण रखते हैं, और यह माना जाता है कि वह बाद में भी उन्हीं आचरणों के साथ कायम रहेंगे। इस स्थिति में हम वैसे व्यवहार को चलन कह सकते हैं, परंतु जब इस व्यवहार के मामले में राज्यों की सामान्य स्वीकृति हो जाती, जब वैसा जो भी चलन है जो राज्यों के द्वारा एक दूसरे राज्यों के साथ पारस्परिक व्यवहार में लाते हैं तब, परंतु जब व्यवहार के मामले में राज्यों की सामान्य स्वीकृति हो जाती है, जब उसी चलन को सामान्य रूप से दोनों ही देश स्वीकार कर लेते हैं, तब यह धारणा बन जाती है कि इस प्रकार का आचरण राज्यों का अधिकार तथा दायित्व बन गया है, तब वही चलन प्रथा का रूप ले लेती है। जब कोई राज्य अपने किसी अधिकार को जताता है तथा अन्य राज्य इस संबंध में मौन सम्मति प्रदान करते हैं, तो उस राज्य द्वारा जताए गए अधिकार को प्रथा संबंधी विधि की मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर चलन, प्रथा तथा उस प्रथा को विधि संबंधी जो बाध्यकारी शक्ति प्राप्त होती है उसकी विवेचना की गई है। यहाँ पर यह कहता है कि जब कोई राज्य अपने किसी अधिकार को जताता है, जब राज्य अपना कोई अधिकार जताता है तथा अन्य राज्य इस संबंध में मौन सम्मति प्रदान करते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर कोई अधिकार जता रहा हो और वह दूसरा देश मौन सम्मति प्रदान करता है, तो उस राज्य द्वारा जताए गए अधिकार को प्रथा संबंधी विधि की मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बारंबार उसके द्वारा उस तरीके से प्रयोग किए जाने तथा दूसरे राज्य के द्वारा मौन स्वीकृति किए जाने पर वह जो एक चलन है, यूसेज है, वह प्रथा बनती है तथा वही प्रथा को बाद में विधि की बाध्यकारी शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। प्रथा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास 3 प्रकार के विशेष परिस्थितियों में माना गया है। पहला है राज्यों के राजनयिक संबंधों के परिस्थितियों में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार तथा अभ्यास, तीसरा है राज्य विधि, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ।